दिल्ली में गया तो अटल अंकल जो थे प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। फिर चंद्रशेखर जी स्वर्गीय प्रधानमंत्री। किस नाम से बुलाते थे आपको वो? बड़े सिंह इंडस्ट्री में एक बात बहुत फेमस है कि राजेश घायल किसी को भी गवा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल चौबे और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है फिल्मी पाठशाला, जिसमें हम सेलिब्रिटीज़ के स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ के बारे में जानते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के वो स्टूडेंट थे और वो लाइफ में क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड के बहुत ही पॉपुलर म्यूज़िक डायरेक्टर जो स्टार्टिंग की बहुत साल गुमनामी की ज़िंदगी जीते रहे, लेकिन हाल में इनको बहुत सारा नाम, बहुत सारी शोहरतें मिल रही हैं। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार। राजेश घायल किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, इनको पूरी दुनिया जानती है और आज इनसे हम रूबरू कराते हैं। हाँ जी, बताइए, अपने बारे में बताइए। क्या बोलूं सर, कहते हैं मोहब्बत का नगमा किताबों का शायर, मिला मुझसे जो भी बना मेरा कायल, मुझे लोग कहते हैं राजेश घायल। तो बस संघर्ष के जीवन को जीते हुए इस शहर में जैसे सब आते हैं वैसे हम भी आ गए। घर से निकला था तो ये सोचा था कभी तो लौटूंगा घर को अपने, मगर मजबूरियों ने यूँ जकड़ा लौट ना पाया गांव बचपन का। वाह वाह तो बस लेकिन वक्त के तकाजे में अच्छे बुरे सब तरह के हालात आए और सहते हुए ज़िंदगी को मैंने, क्योंकि ख्वाब तो हर आंखों में होते हैं, जब तक ख्वाब नहीं होंगे वो आंखें किसी काम की। कहाँ से आपने स्टार्ट करा, कहाँ कहाँ पहुँचे और मुंबई कैसे आए? मैं 94 मार्च को घर से निकल गया था। कुछ हालात ऐसे बने कि मुझे घर छोड़ना पड़, कहते ना हालात कुछ थे ऐसे, घर छोड़ना पड़ा। उस प्यार के बंधन को मुझे तोड़ना पड़ा। जिस गांव में गुजरा था बचपन वो हमारा, मुझको उन्हीं गलियों से कदम मोड़ना पड़ा। वाह 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 वाह। लेकिन भटकते हुए दर बदर कलकड़ा, पंजाब, दिल्ली होते हुए तकदीर ने मुझे इस शहर में ले आया जिसे बोलते हैं सपनों की नगरी। क्योंकि यहाँ आकर पता चला, पहले तो आते ही मुझे समझ में नहीं आया इस शहर को एडजस्ट करने, बहुत तकलीफ हुई। बट डायरेक्ट आप मुंबई आए या भारत के किसी और शहरों में भी थे? बहुत शहरों में गया। सबसे पहले मैं कलकड़ा गया, वहाँ का माहौल को जिया तकलीफ़ों के साथ, अच्छा बुरा जो भी बोली हर इंसान के जीवन में होता है, मेरी ज़िंदगी में वैसे हालात आए। वहाँ से भटकता हुआ पंजाब चला गया, पंजाब से होते हुए दिल्ली गया। दिल्ली में गया तो अटल अंकल जो थे प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। फिर चंद्रशेखर जी स्वर्गीय प्रधानमंत्री। किस नाम से बुलाते थे आपको वो? मुझे घायल नाम से बुलाते थे। जितने आपको डॉक्टर हर्षवर्धन अंकल ये लोग सब थे, साहिब सिंह वर्मा जी, उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी, सबके साथ रहा। तो राजेश घायल, घायल जो वर्ड है ये अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है। अंकल पुकारते थे क्योंकि जब कवि थे वो भी और मैं भी, और मैं ज़्यादातर दिल के ज़ख्मों को ही कहते हैं ना, दिल के ज़ख्मों को मैं खुद ही हवा देता हूँ, बिखरे अरमान को गीतों में सजा लेता हूँ। क्या बात है। तो उसी हालात से जिया। तो हर चीज़ को, मुझे भी बचपन से संगीत में रुचि थी। बचपन में समझिए छोटी अवस्था से ही मुझे संगीत का के प्रति लगाव था और उस लगाव की वजह से शायद किस्मत भी चाहती थी। क्या उम्र रही होगी जब आप अटल बिहारी वाजपेयी से मिलते थे? मुश्किल से 14-15 साल की उम्र। आप क्या काम करते थे उस दौरान? जब मुलाकात हुई उस वक्त तो मैं चाय दुकान पे काम करता था, तो कनॉट पैलेस, तो वहाँ कवि सम्मेलन में हो रहा था, तो मैं चाय देने जाता था। एक वहाँ पे हिंदी एकेडमी थी, तो वहाँ कनॉट पैलेस के पास एक दुकान थी, तो उसके ज़रिए मुझे जाते थे। तो उन लोगों को पता था कि मैं लिखता हूँ, सुनाता रहता था, मुझे बचपन से वो थी तो सुनाता था उनको। बट तो देश का प्रधानमंत्री, इतना बड़ा लीडर, क्या ऐसे रीज़न थे कि आप चाहे आपसे बातें करता? से ऐसे नहीं हुआ। एक्चुअली अखबारों में आई थी 96-8 के आसपास की बात है। तो मतलब उस समय अखबारों में आते थे कि अपनी कविताएं आप भेजिए। हाँ जी। तो अटल अंकल तो निकल गए थे, फिर भी बाद में 12 दिन की जब गवर्नमेंट बनी थी उस वक्त ही मैं वहीं था, तो कि आप अपनी कविताएं भेजिए, सिलेक्शन होगा तो बुलाया जाएगा। तो उन लोगों ने बोला कि आप बेटा आप भी लिखते हो, आप भेजो। तो मेरी कविता भी मैंने भेजा, तो मेरी कविता भी सिलेक्शन हुई और मेरे पास तो कपड़े भी नहीं क्योंकि उस वक्त था। तो वहाँ गया था, तो उस समय यशवंत अंकल तो वो आए थे चीफ गेस्ट बनकर, यशवंत सिंह जो उसमें मंत्री थे वो भी। तो उन्होंने अपने जीवन के विषय में, तो मेरी कविता जब वहाँ पे हुई तो सिलेक्शन हुई थी तो पुरस्कृत किया गया। तो मुझे भी नहीं पता, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं थे। तो वो अंकल जो हिंदी एकेडमी में थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बैच लगे कि कैसे पहनते हैं, मुझे तो समझ में, तो वहाँ तक पहुँचाया उन्होंने। और फिर वहाँ पे जब लोग, उन्होंने मुझे पुरस्कृत किया मेरे नाम से, तो उस समय जब मेरे साथ सब लोग स्नेह से जुड़े, उस वक्त का जो स्नेह देखा तब मुझे लगा दुनिया में
इतना प्रेम मिलता है। बट वरना आपको प्रेम की कमी थी, आप बताते हैं कि हाँ, आपकी मेरे हालात माताश्री हाँ, बचपन में गुजर गई थी। उसके बाद फिर क्या एज जो रही होगी आपकी जब मेरा मुश्किल से 1.5 साल, मेरी मम्मी जलकर गुजर गई थी। और हम लोग का नानी घर गया पड़ता है। मैं नालंदा में जन्म स्थान है मेरा। उसके बाद फिर हालात वैसे ही कहते हैं ना, क्या बोलूँ सर, कि कहते हैं कि पानियों के प्यार गैरों से दिल जोड़ा मैंने आज, मम्मी पापा से कहना उन्हें करता हूँ मैं याद, मगर कैसे पास आऊँ, है मजबूरियाँ क्या बताऊँ। चुभते रहे पग पग पे मेरे पाँव में कांटे, कोई न मिला ऐसा मेरा दर्द जो बांटे। पानियों को प्यार गैरों से दिल जोड़ा मैंने आज। तो लोगों से बस वो लगाव था, लोगों के प्रति जब स्नेह देखा उस वक्त का माहौल। मतलब कहानियाँ तो कही तो बहुत सब बहुत चीज़ें सारी हैं, इसको हम बट इतना समेटने की कोशिश करेंगे। घायल जो आपका नाम है वो तो हमें तो पता चल गया। हाँ, अटल अंकल पुकारते थे, हाँ, चंद्रशेखर जी चंद्रशेखर जी पुकारते थे पुकारते मुझे। थे, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन आपके अंदर जो ये मेमोरी है आपकी, जो जी कि आप इतनी सारी चीजें याद रखते हैं, एक बार में बोल देते हैं लगातार, कैसे पॉसिबल होता है, कहाँ इसको स्टोर करके रखते हैं आप? सर, सच बताऊं तो मैं मुझे सिर्फ संगीत गाने याद होते हैं, बाकी मैं सब नहीं, भूल आप जाता हूँ। लिरिक्स, हाँ, कविताएं दो हाँ, हैं। वो पता नहीं, अब ये माता रानी जाने या भोले बाबा की कृपा कहिए कि मुझे बचपन से किसी चीज़ को, मैं अगर गाने को, बाकी मुझे कुछ भी खाना भी भूल जाता हूँ, बट गाने की बात होती है तो पता नहीं कैसे कुछ अगर मैं पढ़ लिया या अच्छा, लिखा। पढ़ लिया लिख लिया, पढ़ाई कहाँ से करिए, जैसा कि हमारा शो है मैं स्कूलिंग? पढ़ाई जीवन का पहला तो गांव में ही किया, 3-4 साल, मतलब 7-8 साल का था। फिर 2-3 साल मैं दरभंगा में किया। फिर 7वीं 8वीं के बाद मैंने क्लास से भाग गया, क्योंकि उसके बाद तो सीधे अच्छा, हाँ, उसके बाद मैं फिर कुछ ऐसे हालात थे कि मैं जो चाहता तो कुछ पता नहीं, सुकून बोलिए ढूंढने की तलाश थी या पता नहीं, बट कुछ जो भी हालात निकले, मैं एक अलग जीवन जीना चाहता है, जैसे आज़ाद। मैं कुछ करना चाहता था लोगों के लिए, क्योंकि मुझे बचपन से देश के प्रति, धर्म के प्रति सब प्रेम था, सब लोगों से। और मैं इस देश को बहुत प्यार करता था। बचपन से मुझे स्कूल में देशभक्ति की कविताएं वगैरह कहने की आदत थी। तो उस वक्त वैसे हालात आए कहाँ तक और की पढ़ाई आपने कंप्लीट करी है? मैं 7 क्लास पास किया 7th क्लास पास दरभंगा किया। में एमएल एकेडमी स्कूल से। किस उसके तरीके के स्टूडेंट थे जब आप पढ़ाई करते थे? सब मुझे चुलबुलिया कहते थे, मतलब मैं चुलबुली स्टाइल का था, थोड़ा सा हंसमुख, सबको हंसाना खेलना और गाने वाने का। तो सर टीचर मुझे, मैडम टीचर सब बहुत प्यार करते थे। मतलब जो दोस्त यार थे वो भी मुझे बहुत प्यार करते बचपन से। मतलब क्या, जब मैं 5वीं कक्षा में था तो वहाँ के शिक्षा मंत्री द्वारा पुरस्कृत हुआ था, उन्होंने मुझे अपने साथ ही ले गए थे। कविता उस समय लिखता था मैंने। फिर जब 7वीं कक्षा में, जब घर से निकलने से पहले जिला कलेक्टर द्वारा पुरस्कृत हुआ। मतलब कविताएं मैं किसी भी पोएट्री को मैं कंपोज कर लेता था। अच्छा, ये टैलेंट का रूट कहाँ से? आपके परिवार में कोई है, दादा दादी, नाना नहीं नानी? जी, नहीं, मुझे ये टैलेंट मिला, मैं रांची में जब छोटा था तो गया था। पापा तो मेरी जो मंझले पापा हो, जो चाचा हो, जिन्होंने पाला मुझे, तो उनके पास जब गया तो एक मैडम थी, वो ट्यूशन घर पे जॉब करते थे वो, तो मुझे मैडम के पास छोड़ देते थे। तो वो मैडम कलगड़ा की थी, उनका नाम था झरना सरकार। तो वो म्यूज़िक का बहुत शौकीन थी, तो मुझे बोलना भी नहीं समझ में आता था। मैं होठों से झूलो तुम बोलता था, छूलो छू को। लो तुम, तो हाँ। मुझे वो गाना, मुझे वो गाना और एक छोड़ दे सारी दुनिया, ये सब सिखाती थी। तो मुझे उनसे, वो गाती थी तो मुझे भी वो रुचि होने लगा। ओके, तो आपकी जो ये लर्निंग है, जो आपका क्राफ्ट है, ये आपको परिवार से नहीं, आपको मेहनत करके मिला, जिनमें जी, आपने लोगों के साथ में? मैं मेहनत बचपन से ही एक शौक रहा, जब से घर से निकला भागता ही रहा ना सर, कि चलिए, जीवन तो के हर मोड़ बॉलीवुड पे के किन किन सिंगर्स के साथ आपने काम किया हुआ है? लगभग सभी के साथ, लेटेस्ट में भी कर चुका हूँ, ओल्ड में तो लगभग सभी के साथ। समझिए आपको साधना दी हो, चाहे सबीर कुमार जी हों, मोहम्मद अली साहब जो बहुत क्लोज थे मेरे, उसके बाद उदित नारायण जी हों, वो भी बहुत प्यारे हैं मेरे क्लोज, शायद आज भी काम कर रहे हैं मेरे साथ। कुमार शानू जी हैं, शान साहब हो गए, अलका याग्निक दी हो गई, दीपा नारायण दी हो गई। मतलब सबका स्नेह मुझे सबका मिला। जावेद अली साहब हुए, जावेद अख्तर साहब, समीर साहब जो गीत लिखते हैं, उन लोगों का सबका स्नेह मुझे मिला। आनंद मिलन मिश्री राइटर जो हुए, मतलब अनु मलिक जी से लेकर सबने मुझे सपोर्ट किया। मतलब तकदीर इतना अच्छा रहा कि मुझे लोगों का प्रेम बहुत मिला, सब बड़े सिंगरों का। इंडस्ट्री में एक बात बहुत फेमस है कि राजेश घायल किसी को भी गवा सकते हैं। ये इसलिए सर, क्योंकि मैं जब बॉम्बे में शहर में कदम रखा तो मैं ऑफिस बॉय का काम करता था जब आया था दिल्ली से। तो मैं किसी का सपोर्ट नहीं लेना चाहता, क्योंकि अंकल बोलते थे वहाँ तुम्हें बेवकूफ़ बनाएंगे सब, क्योंकि मैं सीधा साधा था। मैं समझता था, नहीं कहा ना, सीधा साधा इंसान था, तो मैं उस चीज़ को मैं ही समझता था, प्रेम भाव की भाषा को समझता था।
तो यहाँ जब आया तो मैं बोले सब मैं जाता था कि गाने उन्हें लिखने के लिए, तो एक दोस्त मेरा लेकर आ गया था, सारे पैसे जो थे उसने खर्च करवा दिया और मुझे कुछ पता नहीं नहीं, था। बट तो मैं क्या वो स्किल है जिसकी वजह से बॉलीवुड में हर सिंगर चाहता है कि राजेश घायल उनसे गवाएं? वो सर इसका रीज़न ये है कि जो चीज़ें मैं दिल से बनाता हूँ उन्हें मैं नहीं भी जानता किसी सिंगर को, अगर मैं उससे बात कर लिया एक बार, पता नहीं भगवान ने क्या दिया है, कहा ना मिला मुझसे जो भी बना मेरा अपना, मैं हर दिल की ख्वाहिश, मैं हर दिल का सपना। क्या बात है। तो यही रहा कि मैं जिससे भी एक बार रूबरू हो गया वो शख्स मेरा हो जाता है, ये पता नहीं है। इसलिए एक कविता है मेरी, हर जगह हर तरफ मैं नज़र आऊँगा, हर जगह हर तरफ मैं नज़र आऊँगा, मुझसे बचकर कोई शख्स जाए कहाँ, मैं मोहब्बत हूँ सांसों में घुल जाऊँगा। क्या बात है। मैंने बचपन से सबका है सोचा भला, कोई कैसे बुरा फिर करेगा मेरा, बन के खुशबू फिज़ा में बिखर जाऊँगा, हर जगह हर तरफ मैं नज़र आऊँगा। तो शायद यही वजह है कि लोगों के दिलों में स्नेह है, मैं जिससे भी बात करता हूँ बोलते हैं, और जो भी चीज़ें मैं बनाता हूँ वो शायद उसी रूहानियत से बनाता हूँ जिस रूहानियत को मैं महसूस करता हूँ, उसी स्नेह से। और जिसे भेजा आज तक किसी सिंगर ने मना नहीं किया मेरे गीतों और को। आपके अंदर एक और टैलेंट है जो मैं बहुत बार देख चुका हूँ रिकॉर्डिंग में, जब कुमार शानू के रिकॉर्डिंग के लिए गए थे या फिर उदित नारायण के लिए, आप लोगों को चुटकियों में गाना गवा देते हैं। एक्चुअली सर प्रॉब्लम ये होता है कि मैं गाना भूल जाता हूँ, लिखा हुआ लिरिक्स कई बार लाना भूल गया, कभी बार ट्रैक, तो ट्रैक रेडी होता तो लिरिक्स, अब मुझे पता है कि लिरिक्स मेरे पास नहीं है, बट उन्हें नहीं कहता मैं सिंगर को कि सर मेरे पास लिरिक्स गायब हो चुका है, तो ट्यून लगाता हूँ, अरे सर थोड़ा रिहर्सल कर ये लेते हैं। सीक्रेट बता रहे हैं आप सबको? तो शायद ऐसा हुआ, और उसी वक्त एक अंतरा के बाद सेकंड अंतरा, वहीं जब तक वो सुनते हैं तब तक लिरिक्स तैयार होता है। अच्छा, तो आप मेरे को कंफ्यूजन है कि आप लिरिक्स राइटर हैं, आप म्यूजिशियन हैं, आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं या कवि हैं, आप हैं क्या? सर आया तो था गीतकार बनने, बट कुछ म्यूजिक डायरेक्टर ने इस तरह से वेव किया कि ये लिरिक्स नहीं होता है, कई लोगों को निगलेक्ट करते हैं, मैंने देखा। तो मैंने उस वक्त प्रण लिया कि मैं म्यूज़िक, क्योंकि मैंने कुछ लिखा था तो कई बोली ये कंपोज नहीं हो सकता, ये कविता ऐसा है, तो मैं सोचा, मुझे पता था क्योंकि जहाँ पर दिल्ली में था वहाँ कुछ संगत ऐसे मिले कि यही धुन होती है ऐसी, तो वो जो बनाते थे अच्छी चीज़ों को भी निगलेक्ट करते थे, तो मुझे लगा कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन बेचारे के शब्दों को ये लोग निगलेक्ट कर देते होंगे, बेचारे टूट जाते होंगे, तो उनको सपोर्ट करने के वजह से मैं संगीत में डूबा, वरना मैं गीतकार ही था। संगीतकार तो बहुत सारे संगीतकारों ने मुझे बना दिया। अब 2 क्वेश्चन आपको एकदम स्ट्रेट आंसर देना है। पहला कि चुटकियों में आप लोगों को कैसे गवाते हैं, चुटकियों में आप धुन कैसे बनाते हैं, और दूसरा आप तुरंत लिरिक्स कैसे लिख लेते हैं? सर ये क्या कहूँ कि मुझे भी नहीं पता, बट इतना है, कहते हैं ना जब लोग मुझ पे हंसी, ये तो मैं माता रानी को महसूस करता हूँ और संगीत में ही डूबा रहता हूँ। मेरी सोच में लोगों को लगता है कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ कहीं तो लोगों को लगता है मुझे देख रहे हैं, बट मैं कहीं और रहता हूँ। तो वो नशा जो है ऐसा रह गया, अब माता रानी का आशीर्वाद कि मैं कभी भी करता हूँ कोई, तो सचमुच वो संगीत मेरे सामने आ जाता है, लिरिक्स आ जाते हैं, धुन अपने आप आ जाती है। बट चुटकियों में लोगों को कैसे गवा सकते हैं आप? सर चुटकियों में नहीं गवाता हूँ, कहते हैं कि उन्हें बोलता हूँ आप कुछ गाओ, वो गाते हैं तो मुझे समझ में आ जाता है कि उनका स्टाइल क्या है, वो कितना पकड़ पा रहे हैं ताल को। अगर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लेडीज़ हैं, या उनको नहीं समझ में आता है, तो माता रानी का बोलिए आशीर्वाद कि मैं उन्हें बच्चों की तरह सिखाता हूँ। हम लोग बचपन में कवि पढ़ते थे, एक का एक दुए दू, तो ये गाने के स्टाइल में, तो उनको भी सिखाता हूँ मैं 1 2 3। तो उसमें मैं गाना जब बनाता हूँ, तू मिला मिला मुझको तो जीना मुझे आया, तो बच्चों की तरह पोइट्री 1 2 1 2 3 1 2 1 2, तो उनको ऐसे झुमाता हूँ जैसे बच्चों। तो आप देखिएगा बचपन में भी हम कविता जब हम लोग पढ़ते थे तो ऐसे झूम के सिखाते तो याद हो जाता, वो स्टाइल में बता। आपको ऐसा फील नहीं होता कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके ऊपर लोग दिखाते हैं, कभी कभी आपको अंदर से घबराहट नहीं होती कि यार मैं आज इतने बड़े सिंगर के लिए गाना गवाने जा रहा हूँ जो बॉलीवुड में राज करता है, और कहीं ऐसा हो कि मेरी सजेशन उसको काम ना आए? क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है, आप हर किसी को जब तक परफेक्ट नहीं गाना वो गाते हैं तब तक आप उनको बार बार गलती बताते रहते हैं और उनको बार बार ट्राई करवाते रहते हैं। कभी ऐसा लगता है आपको कि वो बोल दें कि भाई तू हमें सिखाएगा? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हो। कई बार हाँ वो बोलते हैं कि हम इसे ऐसे ट्राई कर सकते हैं, तो मैं बोलता नहीं सर, वो जो मैं बनाता हूँ वो मेरा बच्चा है, मैंने उसे कैसे उसे पालना है वो मुझे पता है। मैंने जो भी चीज़ें तस्वीर मैं बनाया हूँ तो रंग भरना मुझे पता है, तो आप उस रंग को बेहतरीन तरीके से कैसे लोगों तक प्रेजेंट करना है, तो वो सर
दिमाग में रहता है, ज़हन में, और उसी तरीके से मैं करता हूँ। और भगवान का आशीर्वाद है कि मुझे लगता है कि अब मैं इन चीज़ों से परे हो चुका हूँ। ना मुझे कुछ पाने की खुशी है, ना खोने का गम। इसलिए आप जो बोलते हैं डर, इसलिए डर नहीं होता बड़े सिंगरों के साथ या किसी के साथ भी, क्योंकि मैं पाने और खोने की चीज़ों से बहुत परे निकल जा चुका हूँ। सर कहते हैं ना, खुशबू की तरह फैल के जग में बिखर गया, मैं हसरतों की राह से आगे निकल गया। तमाशाई लौट जाओ अब तुम भी मेरे दर से, मैं गम के मोड़ से भी हंसकर गुजर गया। तो अब फ़र्क ही नहीं पड़ता अब क्या पाना, मुझे कुछ है ही नहीं। आपके प्रोफेशनल करियर के बारे में हमने बात करी, जिसमें आप लिरिक्स राइटर हैं, आप जो है पोएट्री करते हैं, आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आप चुटकियों में लोगों को गवा देते हैं, बहुत सारे लिरिक्स लिख देते हैं। जी सर। बात करेंगे कौन कौन से तरीके के काम किए हैं आपने। जैसे आपने सबसे पहले बोला चाय का काम करते थे, आप चाय बेचते थे। हाँ, बाटली भी चुना सर। बॉम्बे आके खाड़ियों में जाता था, दलदल में, इतना थाना उतर के नेरुल तक 1-1 घंटा पैदल जाता था। वहाँ से समझे भंगार बेचता था धरावी एरिया में, बाटली कबाड़ी का हाँ, काम करते कबाड़ी थे का। आप। फिर हाँ जी। वार्ड बॉय का काम किया, वार्ड हॉस्पिटल बॉय बॉय का का काम किया, ऑफिस बॉय का काम किया, जहाँ से मुझे सपोर्ट मिला। ऑफिस में एक सर थे, सुधांशु काला सर, हाँ। इंडिया टुडे में थे, नेशनल मैनेजर थे, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। वो सर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला, मतलब बेटे की तरह मुझसे उन्होंने मुझे प्रेरित किया सबसे ज़्यादा। तो मैं स्ट्रगल करना, सबसे क्योंकि ज्यादा वो मजा मुझे आपको म्यूजिक के काम में आया। हाँ सर, ये तो एक नशा बन गया। मैं तो सांसें भी संगीत के सहारे लेता हूँ। कहते हैं ना, गीत मेरी ज़िंदगी, गीत मेरी है सदा, गीत मेरे दर्द की छोटी सी है एक दवा। क्योंकि अगर संगीत नहीं होगा तो मैं तो जीना भी सोचता हूँ मेरे लिए बोझ सा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जिंदगी आपके साथ बहुत सख्ती से पेश आई? आई, बट मुझे जीना का मज़ा उसी में आया। क्योंकि सर जो चीज़ें आसानी से मिल जाती है उसमें मज़ा नहीं है। पहले कुछ पल तक लगा, उस वक्त कहा भी मैंने, ऐ मेरी ज़िंदगी तू कहाँ जाएगी, मुझसे बचकर मैं हूँ तेरा साया, मेरा बचपन है तुझ में समाया। और जब ज़िंदगी ने बहुत इम्तिहान लिया तो कहा ना, ऐ ऐ मेरी ज़िंदगी है ये लंबा सफ़र, मैं तेरा साथ दूँ तू मेरा साथ दे, तेरे रहते हुए मैं न तन्हा रहूँ, अब मेरे होठों को अपने अल्फाज दे। तो ज़िंदगी ने अपने अल्फाज मुझे दे दिए। आज मैं ज़िंदगी का जी भर के जीता हूँ, कभी मैं खुद पे, कभी ज़िंदगी पे हंसता हूँ, इसी तरह से मुस्कुरा के जय करता हूँ। तो आप कहीं ना कहीं मानते नहीं हैं कि जिंदगी आपके साथ सख्ती से पेश आई, लेकिन ये जो डिप्रेशन वर्ड है, जो आज का युवा है, थोड़ी सी चैलेंजेस आ रहे हैं। मोबाइल वो अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आईफोन 11 नहीं ले पा रहे हैं, 12 नहीं ले पा रहे हैं, लेटेस्ट जो है गाड़ियाँ नहीं चला पा रहे हैं, थोड़ी बहुत छोटी मोटी समस्याओं में वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। आपने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें खोई स्टार्टिंग। अभी तक तो खोता ही रहा सर, इन खोकर ही लोग पाकर खुश होते हैं, मैं खोकर खुश होता हूँ। डिप्रेशन नाम की चीज़ राजेश घायल की ज़िंदगी में कभी आई? नहीं सर, आपको बताऊँ, डिप्रेशन इसलिए नहीं आ पाई मेरी ज़िंदगी में क्योंकि जब झुंझलाहट में महसूस करता हूँ, मैं किसी और को प्रतिद्वंदी नहीं बनाता हूँ। मेरा जीवन का सत्य है कि मैं बचपन से खुद से ही लड़ता रहा हूँ। जीत भी खुद से करता हूँ, हार भी खुद से करता हूँ। मैं किसी और को प्रतिद्वंदी बनाऊंगा तो शायद मुझे दर्द होगा, क्योंकि अगर वो जीतेगा तो मुझे खुशी होगी, लेकिन वो हारेगा तो मुझे खुश, अगर उसके जीतने पे मुझे खुशी होती है तो उसके हारने पे मुझे गम भी होता है, क्योंकि मैं बचपन से ऐसा ही रहा हूँ। तो इसलिए मैंने जो भी लेना है, हारना या जितना स्वयं से कीजिए। मैंने अपने आप को उस घास की तरह बना के रखा हूँ बचपन से कि अगर उस पर धूप भी पड़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बारिश भी पड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक समान रहने का जीवन आदत है मुझे। और लोग जब कहते हैं तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि बाबू, बहुत लोग आया तो आपको बताऊँ कहाँ से आए हो भैया, हमने सर बिहार से। तो बोलता है देखो हमारी उम्र गुजर गई, आप गांव निकल जाओ। तो मैंने उस वक्त मेरे जहन में निगेटिवपन नहीं आया, मैंने उनको देखा तो मैंने बोला सर शायद लगता है उसके पीछे हो सकता है आपकी कुछ गलतियाँ हो, क्योंकि आपने अपने अंदर की कमियों को नहीं ढूंढा, सामने वाले की कमियों को ढूंढा। क्योंकि कहते हैं ना, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में है। तो बंदा जब ढूंढा ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो मैं स्वयं में ही बुराई ढूंढता हूँ, इसलिए मैंने उस वक्त लिखा, दुनिया हंसती है मेरी बातों पे, मुझे दुनिया पे हंसी आती है, हौसला तोड़े मेरा जब भी कोई, हसरतें और भी बढ़ जाती है। तो मैं निगेटिव नहीं हुआ, मैं उस बच्चे की तरह हूँ जिससे बोलिए बच्चा ये मत छूना, बच्चा जिद करके उसी चीज़ को छूता है। तो अगर किसी ने मुझे कहा ये नहीं करना है, मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन इन आदतों ने, जैसा कि मैं आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स को जानता हूँ, बॉलीवुड के बहुत बहुत सिंगर्स मेरी बात हुई है, वो यही बोलते हैं कि राजेश घायल अगर पैसा कमाने पे उतर जाए तो मर्सिडीज, ऑडी और दुनिया भर की कारें खरीद सकते हैं। हाँ, लेकिन क्या क्या ऐसा है कि पैसे से आपका लगाव नहीं रहा? इसलिए सर
कि मैं बचपन से इमोशनल मम्मी की दादी ने मुझे पाला और दादी का स्नेह मुझे इस तरह मेरे जहन में उतरा। तो दादी का कहना था, बेटा आदमी बन के जो आया किसी के काम आना, वरना इंसान तो इंसान नहीं, और पेड़ जो हो के बड़ा छाया न दे वैसे पेड़ों से कोई लाभ नहीं। मुंबई में आपका गुजारा कैसे चल रहा है? सर आपको हैरत होगा जानकर कि लोगों को लगता है ये तो इतना काम करते हैं, क्योंकि मैं सचमुच बहुत बिजी रहता हूँ, काम मेरे पास बहुत हैं। लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ वो स्वयं के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं काम उठाता हूँ ताकि मेरे साथ जो जुड़े लोग हैं उनके घर के चूल्हे जले, काम उठा लेता हूँ। उसमें मुझे क्या मिला भूल जाइए, बट जो मैं लिखता हूँ उसके जो पैसे अगर 10 रुपया हैं तो उस काम को मैं 5 रुपये में करता हूँ। इसलिए करता हूँ ताकि वो प्रोड्यूसर भी परेशान हो, उसमें से 2 रुपया कमाते। तो थोड़े मैं वो तरीका अपनाता हूँ कि छोटे छोटे अगर 10 दुकान आपने खोल रखे हैं, एक का काम दूसरा का तो चलेगा, यहाँ से 1 रुपया आपने एक ही बड़ा काम उठाने के चक्कर में रहेगा तो आप भूखे मरेंगे ही। लोगों ने इस लॉकडाउन में लोगों के काम बंद हो गए, बट माता रानी का हुआ जिस दिन बंद हुआ उसी दिन सबसे ज़्यादा काम उसके बाद मुझे मिले। कारण क्योंकि मेरी आदत है, मैं पत्ते खा के भी जीने वाला इंसान हूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि उस साथ मैंने कहा ना, हवा का झोंका है ये मेरा दिल, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, ओ मेरे यारा मुझे बताना ढूंढोगे मुझको कहाँ कहाँ। वो आसमां है पिता हमारा, ये सारी धरती है मेरी माँ, तो माँ के गोद में कहीं पड़ जाता हूँ, बाप के छाए के नीचे कहीं पड़ता हूँ। अपना जीवन फ़कीरियत की है। फ़कीरियत की है। आप कहीं ना कहीं जहाँ से आप बिलोंग करते हैं या जिस जगह से, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, फ़कीरियत की तो ज़िंदगी है। लेकिन जब इंसान को जो वो सोचता है उससे कहीं ज़्यादा मिल जाता है तो घमंड, प्राइड तो अपने आप आ जाता है। सर पल भर का तमाशा है इंसानी जिंदगानी, तू जी रहा है जब तक है रब की मेहरबानी। जब चंद सांसें भी हमारे बस में नहीं है तो किस लिए हम फिर गुरूर करें। माटी का ओढ़न माटी बिछावन, माटी का तन गल जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा। इसलिए सबको कहता हूँ, क्या लेकर आया था जग में क्या लेकर हम जाएंगे, पहले जो कुछ खोया हमने उस पर क्यों पछताएंगे। क्या बात है। चाल पर तो राजेश घायल को कभी घमंड नहीं आया किसी मैं चीज़ तो से? पूजा में भी कहता हूँ, भगवान जिस दिन इंसान से बड़ा मैं पैसे को समझूं उस दिन मेरी मौत हो जाएगी। और सच है ये, मैंने महसूस किया है। जिस दिन मैं और मेरे पास पैसे हैं और मुझे लग रहा है कि सामने वाला तकलीफ में और मैं उस चीज़ को अपना लूँ, मुझे वैसी दुनिया नहीं चाहिए जहाँ इंसान से बड़ा इंसान को लोग इंसानियत को भूलकर पैसे को अहमियत दें। क्योंकि आपको बताऊँ, जो खुशी मुझे इसमें मिली है उस खुशी से आपको बता नहीं सकता। मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी। मैं राजा की तरह रहता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं होता है, मेरे दोस्त भी यही जानते हैं। मैं मतलब उनकी सोचेगा ना, मुझे क्या दुनिया से लेना रे, मैं अपनी धुन में रहता हूँ। न जीने की चाहत न मरने की ख्वाहिश, अजब ज़िंदगी के झमेले में अटका कि जहाँ पर जला था मेरा आशियाना कि तकदीर ने फिर वहीं लाके पटका। तो मैं उसी मोड़ पे वापस आ जाता हूँ और मुझे खुश होता हूँ कि सब कुछ। बट हम तो ह्यूमन बीइंग है ना, इंसान को जब देखता है। आपको बताता हूँ, आपको क्या होता है खुशी, लोग सोचते हैं पैसे से, अगर ऐसा होता तो मैं पैसे की बात छोड़िए, फेम की बात करते हैं। फेम, हाँ, नाम की, कुछ लोगों को नाम का नशा होता है। कुछ लोग बोलते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर आते हैं मेरे पास तो बोलते हैं बेटा मेरा काम किया। हमने सर क्या होगा इससे, अरे आप मेरा काम करें बहुत पैसे मिलेंगे सर, गाड़ी वगैरह। हमने सर मुझे गाड़ियों की चाहत नहीं है, मिट्टी का से जो प्राकृतिक मजा है, आज बोलिए जो पहाड़ों पे रहने वाले, वो छोड़िए। आप मुझे बस ये बताइए, जब आप बड़े बड़े सिंगरों को गवा के उनको स्टार बना सकते हैं तो राजेश घायल खुद क्यों नहीं स्टार बनना चाहता? क्योंकि मैं मंजिल नहीं बनने आया हूँ, मैं रास्ता बनने आया हूँ। लोग मंजिल बनने की कोशिश करें, इसलिए वो फेमस चाहते हैं कि उनका नाम हो। मरने के बाद तो बड़े बड़े नेताओं की पुतले भी लग जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ मुझसे गुजर के हर तरह के लोग गुजरे, जो भी आते हैं जिनके पास पैसा है। आपको पता शायद होगा, बहुत लोग पैसे लेके आते हैं और बोलते हैं सर काम, उनका काम रुक जाता है। लेकिन अगर नहीं है, मुझे पता है पैसे वाला का काम तो कोई भी कर देगा, लेकिन जो बेचारे के पास पैसे नहीं है उनके ख्वाबों को कौन पूरा करेगा। तो मैं चाहता हूँ भगवान मुझे मंजिल मत, मुझे रास्ता बनाना कि मुझसे गुजर के हर इंसान अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। क्योंकि और मज़ा तो रास्ते को ही आता है ना, क्योंकि उसे कोई स्लो गाड़ियाँ चला के जाएगा, कोई तेज रफ्तार में जाएगा। बहुत ये बातें कहीं आपको फिलॉसफी नहीं लगती? लोगों के लिए होगी, मेरे जीवन का तो यही सच है, आप पता कर लीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं राजेश घायल जो है वो दिखा नहीं रहे जमाने को, वो बहुत अच्छा दिखा रहे हैं? कहा ना सर, इस बात को बताऊं, कई लोग मुझे बोले, कहा ना कितना बदलूं है जिंदगी, मुझे बहुत लोग बोले बदल जाओ बदल। मैं कहा ना, मैंने कहा वही मासूम सा चेहरा वही नगमा पुराना है, बदल पाया ना मैं खुद को मगर बदला ज़माना है। और आगे कहा कितना बदलूं है ज़िंदगी खुद को मैं जीने के लिए, मुझ में कुछ तो बाकी रहने दे। तो मैं कितना अपने आप को बदलूं दोस्त, मैं जिसमें खुश हूँ मुझे वही दौलत चाहिए ना। मैं अपने आप को काम करके खुश हूँ, गाने के साथ खुश हूँ, लोगों के साथ जुड़ के खुश हूँ। मैं दुनिया में इंसानियत की दौलत कमाने हूँ, लोगों का जो स्नेह मिल रहा है, इससे बड़ा दौलत क्या हो सकता है। कि आज मैं कहाँ भी जाता हूँ मुझे खुद नहीं पता होता कि मुझे लोग इतना प्यार करते हैं।
इससे बड़ा दौलत क्या होगा। प्यार तो करते हैं, लेकिन लोग ये भी बोलते हैं कि राजेश घायल भूल जाते हैं। भूल जाने का वो क्या बताऊं, कहते हैं सर की आदत सी पड़ गई, इतना खोया रहता हूँ कि मुझे समझ में नहीं आती मुझे जाना है। कई बार तो अब ये क्या कह सकता हूँ, बस जान लीजिए सर, जीवन है ऐसा ही है। नहीं, बट आपकी मेमोरी वैसे तो बहुत कमजोर है कि आप लोगों का नाम तक याद नहीं रख पाते, जी लेकिन सर, गाने और लिरिक्स आपको सारे याद रहते हैं। क्योंकि मैं पूरी जिंदगी उसी में लगा रहा। आपको बताऊं, कोई भी चीज आप प्रैक्टिस बोलते हैं, करत करत अभ्यास की जड़मती हो सुजान, रस्सिया वजात है सिल पे पड़त निशान। तो बस यही है सर कि आप जिस चीज में प्रयास करते हैं, लोग बोलते हैं कि ये इस चीज को महारत हासिल हो गया, इस चीज में आपको जिस चीज में आप लगन से लगे हैं उसी चीज में अपने आपका घर का focus रास्ता आप कैसे याद रखते हैं? सर मैं घर का भी रास्ता भूल जाता हूँ, आप पता कर लीजिएगा। मैं जाना कहीं होता है तो आपको अपने पिताजी का नाम याद रहता है? आपको बताओ, अभी मैंने एफिडेविट बनाना था मुझे, तो मम्मी का नाम अनीता है, मेरी मम्मी का, जो मेरी नई मम्मी है, मैंने उनका नाम सुनीता रखा क्योंकि मुझे दिमाग में नहीं। पापा को भी मैं बोले गांव गया था मैं, भगवान राम ने 14 साल वनवास किया, मैं 16 साल वनवास किया। 94 के बाद सीधे 2012 के बाद मैं घर गया था। अच्छा। हाँ, पहली फिल्म टीसी से आई थी जना बिना, जिसमें उदित जी, मोहम्मद इसा वगैरह किए थे। उसके बाद लोगों ने कहा तो मैं उस धरती पे गया। और उसके बाद आपको क्या बताऊं कि पापा मूछ वाले लोग देखते थे, तो मुझे दिमाग में था कि वो ऐसे। तो मैंने पापा को जब देखा था, उसी टमटम से जा रहे थे, जब उतरा तो बोले सर मैंने आपको देखा है, मतलब पहचान। तो बोलते अभी गधा मैं तेरा बाप हूँ। बोले अच्छा प्रणाम पापा। तो कई बार ऐसा भी हुआ है जब आप यकीन नहीं करें, स्टूडियो में आ जाता हूँ और मैं आने के बाद मुझे ये नहीं होता है कि आया किस लिए हूँ। सिंगर बैठे रहते हैं, चाहे उदित भैया हो या सानूदा हो, आके बैठ जाएंगे, मुझे पता नहीं चलता रिकॉर्डिंग है। मैं बाद में एहसास होता है क्योंकि मुझे थोड़ा सा जहन में, क्योंकि मैं गाने में इतना ज़्यादा उलझ जाता हूँ कि मुझे खाना भी भूल जाता हूँ सर, पेट बोलता है तो अच्छा, एहसास नशे होता वशे में क्यों नहीं गए राजेश घायल? जब बचपन में सर, अकेले मुंबई आए, दिल्ली रहे, कोलकाता है रहे। जिस इंसान को संगीत का नशा होगा सर, संगीत का नशा जो होता है ना, दौलत और शोहरत से भी खतरनाक नशा होता है अपने आप में जीने का मजा। मैं अपने आप में जीता हूँ, कहा ना, बोलते हैं झोंका हवा कहे जिंदगी पल में न जाने किधर जाएगी, क्या बात है। मुस्कुरा ले दिल मिला ले, क्या पता कब कहाँ मौत आ जाएगी। तो बस बहुत लोगों से कोशिश मिलते करी हमने जाते हैं। राजेश घायल को घेरने की, लेकिन राजेश घायल को घेरना इतना आसान नहीं है। कहते हैं ना कि जैम लाखों में एक, राजेश घायल लाखों में वो एक बंदा है जो भगवान बहुत तरीके से बनाता है और बनाने के बाद वो सांचा तोड़ देता है। लेकिन राजेश घायल जी, हम कोशिश करते हैं, हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही बने रहेंगे। मैं ऐसा ही बना रहूँगा सर, एहसास कीजिए जीवन के किसी मोड़ पे भी आप मुझे मिलेगा, मैं ऐसे ही मिलूंगा। अब ना आप कहते हैं ना किसी से दोस्ती ना किसी से वैर, कबीरा मांगे सबकी खैर। तो बस मैं यही चाहता हूँ खड़ा बाजार में सबकी तो, मांगे खैर, तो ना मैं किसी बस से यही दोस्ती चाहता हूँ ना- भगवान सब इंसान खुश रहे। मेरी ख्वाहिश है, मेरे बचपन से यही चाहा और मेरी पूजा भी है। जैसे तो मैं कहता हूँ मुझसे सदा सभी मानव का हित हो, क्योंकि मुझे पता है अपने लिए जीना कोई बड़ा जीना नहीं। सर्वे भयन्तु जब सर्वे सुखिनः। तो बस उसमें जो नशा है सर, वो नशा ही कुछ और होता है। सर्वे भयन्तु सुखिनः सर्वे भयन्तु निरामया का मंत्र लेकर के आप आए हैं। अब आपकी जर्नी बहुत डिफिकल्ट रही है, बातें तो कभी नहीं खत्म होने वाली, और जब सामने राजेश घायल हो तो किस्से और कहानियां तो चलती रहेंगी। लेकिन हम कोशिश करेंगे जानने की कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनसे राजेश घायल ने अपनी ज़िंदगी में ये मुकाम पाया, और कौन से वो लेसन हैं आपके लाइफ के जो तो आप इसके देना पीछे चाहेंगे। दो छोटी सी लेसन है, दो चीज़ें। इरादे, अगर आपके इरादे नेक हैं क्या बात है। और हौसले बुलंद हैं वाह। तो मंजिलें आसान हो जाती है। अच्छा। ये दो चीज़ें अगर आप, क्योंकि कहते हैं ना, सोच तो भला सबका होगा तब करम रब का, रास्ता दिखाएगा हौसला तेरा खुद का। क्या बात। तो आपको जब आप कोई काम करते हैं औरों के लिए तो उसमें अपना भला छुपा होता है, तो फिर कैसे बोलते हैं कि अपने स्वयं के लिए का बात ही नहीं, आप भी करते हैं। आज आप मुझसे सवाल किए तो मेरे साथ आपका भला होना ही है, क्योंकि आप मुझसे जुड़े हैं, तो आपको भी मैं जाना, आपने मुझे जाना, इससे बड़ी दौलत है। तो आप सबके लिए सोचिए, आपका भला होगा। आपके अंदर का जो हौसला है वही आपको रास्ता देगा, कोई और नहीं। लोग बोलते हैं ना बाहर ढूंढते, नृत्य को देखा है आपने, वो बाहर खुशबू ढूंढती है जो कि उसके कस्तूर उसके नाभि में होती है। सिर्फ वही जीवन है। आपसे बात करके कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये एक 7वीं पास बंदे हैं। नॉलेज आपके पास भरपूर है और बहुत कुछ सीखा है आपने। जी सर। कई बार ऐसा होता है कि हम स्कूल और किताबों में इतने खो जाते हैं कि हमें लगता है कि सारी की सारी नॉलेज वही है, लेकिन जो दुनिया सिखाती है, जो लोग सिखाते हैं, जो चेहरे सिखाते हैं, उसको सीखने में बहुत समय लगता है। सर कहते हैं ना कि इंसान के को क्या होता है ना, आप स्वयं को कहते हैं ना, खुद में ही ढूंढता हूँ मैं खुद का पता, क्यों हजारों में भी तन्हा तन्हा रहा। तो बस लोग कहते हैं, मैं कहना लोग इस भीड़ में आ गए, लेकिन मैं इस भीड़ से भी अलग हो गया हूँ। बहुत भीड़ में हूँ
सबके कहते हैं ना, इस भीड़ में होकर भी ऐ नीले अंबर मेरा साथी बन जा, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ अकेला। कहने को यूँ तो हूँ भीड़ों में बैठा, लेकिन सभी के दिलों से जुदा हूँ। क्या तो बात कई बार सबके बीच में होकर भी मैं सबसे अलग हूँ, बहुत और मैं चाहता हूँ भगवान मुझे ऐसे ही रखे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सुजाउद्दौला ने कहा था ना, देनहार कोई और है दे रहा नित मैं, यही सोचकर शर्म से झुके जात मोरे नैन। तो मैं भी चाहता हूँ भगवान तुम मुझे देते हो, मैं मुझे लोगों का जरिया बनाओ, मैं लोगों का जरिया, क्योंकि वो देने वाला तो वो है, हम जरिया, और मैं जरिया बनने में मज़ा रखता हूँ। इसलिए बोला ना, मैं रास्ता बनने आया हूँ, मंजिल नहीं। आप लोग मंजिल बनिए, मैं रास्ता बन के आप लोग को मंजिल तक पहुँचाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही रास्ते बनकर लाखों उस रास्ते पे चलने वालों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाती बिल्कुल, रहिए, बिल्कुल। और वही कहीं ना कहीं आपके जीवन की भी मंजिलें हैं। बिल्कुल सर। तो बस बहुत मजा आया आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। धन्यवाद। आपसे जल्द ही जुड़ेंगे। थैंक बिल्कुल यू वेरी धन्यवाद, मच। धन्यवाद बाबू।